हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है तारे यानी कि स्टार्स। इस तारे के बारे में हमने पहले भी एक क्लास अपलोड की है जिसमें हमने बेसिकली कुछ बातें की थी तारे के बारे में, और उसके आगे की जो कहानी है वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कवर करने की कि ये 3 चीज़ें आज हम कवर कर लें। सबसे पहले कि तारे के प्रकार कितने होते हैं, दूसरा तारों का निर्माण कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, जो हम वैसे डिटेल में नहीं पढ़ते, पर कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको बस याद करने हैं और आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे और आप उन्हें आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूँ। तो ये चीज़ें शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा कि चलो में तारे होते क्या हैं। तारे क्या है? तारे खगोलीय पिंड है जिनका खुद का प्रकाश और ऊर्जा होती है। एग्जाम्पल हमने लिया था सूरज। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार है। उत्तरी आकाश का तारे का नाम क्या है? तो उसका नाम है ध्रुव तारा। कोई भी गैलेक्सी होती है, जैसे हमारी खुद की गैलेक्सी है सौरमंडल की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मंदाकिनी या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। तो उसकी जो सबसे बाहरी वाली, जैसे कि ये गैलेक्सी बनी होती है, ये जो बाहरी वाली यहाँ पर किसी भी नए तारे का जन्म होता है, जहाँ पर जिसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सूरज के बाद हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो उसका नाम था प्रोक्सिमा सेंचुरी। और उसके बाद दूसरे नंबर का तारा कौन सा था? अल्फा सेंचुरी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये भी हमने जाना था। और कोई भी तारा है उसका जन्म होता है और जब उसका अंत होता है तो उसकी जो अंतिम अवस्था होती है उसे हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने इससे पहले हमने कर रखी है। जिसने वो क्लास देखी है उसका रिविजन हो गया, और जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप जाइए उस क्लास को देखिए और उसके बाद इस क्लास को आप आगे कंटिन्यू कीजिए, ताकि चीज़ें आप और ये बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। जब मैं तारों के प्रकार की बात करता हूँ तो हम इन्हें 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इनका साइज, छोटे बड़े तारे, और दूसरा इनके रंग के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रंग के। तारों का रंग। अब देखिए, तारों का जो रंग होता है ना, वो एक चीज पर डिपेंड करता है, एक चीज पर निर्भर करता है। उसे बोलते हैं ताप या टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर क्या करता है? निर्भर करता है। यानी कि टेम्परेचर कम है तो उसका कलर कुछ अलग होगा तारे का, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसका कुछ जो रंग है वो कुछ अलग होगा। तो इस आधार पर हम तारों के रंग को हम 3 तरीकों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कलर आता है लाल, यानी कि रेड, लाल तारा। दूसरे नंबर पर आता है पीला या सफेद तारा, येलो या वाइट तारा। तीसरे नंबर पर जो कलर आता है तारे का उसे हम जानते हैं नीले रंग से। किससे? नीला रंग, नीले रंग या नीला रंग यानी कि ब्लू। तारों का जो रंग होता है वो तारे के टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और टेम्परेचर के अनुसार के बाद तारों के जो बेसिकली रंग होता है वो 3 तरह के रंग होते हैं: लाल, पीला या सफ़ेद, या फिर नीला रंग। जो लाल तारे का जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है? तो वो होता है 2800 डिग्री केल्विन। कितना होता है? 2800 डिग्री केल्विन। नीले रंग का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 28,000 डिग्री केल्विन। जैसे डिग्री सेल्सियस होता है वैसे डिग्री केल्विन भी होता है, डिग्री, और वैसे फ़ारेनहाइट भी होता है। तो ये चीज़ें आगे हमारा टॉपिक आएगा। वैसे फिजिक्स का टॉपिक है कि डिग्री को हम कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ें हम आगे करेंगे। अगर किसी को पता हो पहले से ही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके, वरना मैं तो आपको ये चीज़ें करवाऊँगा ही।
अब एक तो ये रेंज होगी 2800 डिग्री केल्विन और एक ही 28,000 डिग्री केल्विन। ये सबसे कम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। यानी कि इनके बीच का जो टेम्परेचर होगा, बीच का जो टेम्परेचर होगा वो किसका होगा? पीले या सफ़ेद का, पीला या सफ़ेद का। तो हमारा जो सूरज है, एक तारा है, हमारे सौरमंडल का राजा है सूरज, सूर्य है, उसका रंग कैसा? उसका लगभग पीला रंग है। तो इस बीच वाले में वो आएगा, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? उसका आपको बुक्स में मिलेगा डिग्री सेल्सियस में, 55 से 6000 डिग्री सेल्सियस, ये उसका टेम्परेचर होता है हमारे सूरज का। तो तारों का जो रंग होता है वो उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और उसके बाद तारे के रंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला लाल रंग, दूसरा पीला या सफ़ेद, तीसरा नीला रंग। लाल रंग के जो टेम्परेचर होता है वो 2800 डिग्री केल्विन होता है, नीले रंग का होता है 28,000 डिग्री केल्विन, यानी इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। और ये पीला और सफ़ेद इन दोनों के रेंज, बीच के रेंज में पड़ता है। और हमारा सूरज यहाँ पर आता है, उसका रंग होता है पीला, उसका टेम्परेचर होता है सतह का, उसके सरफेस का, मैं बात करूँ सरफेस का यानी कि सतह का, तो वो होता है 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका एग्जाम्पल है रीजल। क्या नाम है? रीजल एक तारा है जिसका कलर होता है नीले रंग का। अगर आप सभी के घर में गैस सिलेंडर होता है ना, गैस चूल्हा हम बोलते हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है वो ख़त्म होने वाली है? हमें कैसे पता चलता है? कई तो ऐसे हैं जिनको ऐन मौके पर पता चलता है, जब वो ख़त्म हो गई तब हम भागते हैं दूसरा सिलेंडर लाने के लिए। पर अगर आप थोड़ा सा अगर आप गौर करो ना, तो उसकी जो ऐसी जो उसकी ज्वाला जल रही होती है, जैसे ये सिलेंडर है, अगर इसका कलर बिल्कुल नीले रंग का है, मतलब इसको प्रॉपर अभी पूरी की पूरी से एनर्जी मिल रही है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है और हमारी सिलेंडर में काफ़ी गैस भरी पड़ी है। जब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा तो ये पीला सफ़ेद होता जाएगा और लास्ट में जाकर ये लाल रंग का हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ देखिए, आप किसी को लोहा लीजिए, उसे आप गर्म करना स्टार्ट कीजिए, भट्टी में डाल दीजिए, सबसे पहले उसका जो कलर होगा वो लाल होगा, फिर वो पीला या सफ़ेद कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में जाकर वो नीले रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो तारों का जो प्रकार है वो रंगों के आधार पर आपको मैंने समझा दिया है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। अब दूसरा इसका जो प्रकार करते हैं वो हम आकार के आधार पर करते हैं, आकार या साइज के आधार पर, आकार या साइज के आधार पर। तो यहाँ पर जो तारे होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जाइंट या विशाल तारा, विशाल तारा, जाइंट स्टार। एक होता है सुपर जाइंट, सुपर जाइंट या अति विशाल तारा। क्या होता है? अति विशाल तारा। ये हम पता कैसे करते हैं भी कौन सा तारा विशाल तारा है और कौन सा तारा अति विशाल तारा है? अब अति का मतलब आप समझते हो ना कि इससे तो ये बड़ा ही होगा। कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति हमेशा खराब होती है। तो ये हम पता कैसे करते हैं? तो क्या होता है, हम इसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि राम लंबा है, रेखा छोटी है, तो आप पूछो किससे छोटी है, किससे लंबी है? तो मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट दूंगा कि राम लक्ष्मण से छोटा है या लक्ष्मण से लंबा है, रेखा रानी से छोटी है, रानी से लंबी है। यानी हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो वो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर जो लेते हैं वो लेते हैं हम सूरज। सूरज, सूरज की जो रेडियस होती है, उसकी जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आप सभी जानते होंगे। जैसे ये कोई सर्कल है तो ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र से लेकर इसकी भुजा तक हम जो मिलाएंगे उसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं और इस पूरे को हम व्यास के नाम से जानते हैं। यह आपने मैथ में पढ़ा होगा, ज्योमेट्री के अंदर। यानी कि अगर कोई जाइंट तारा है, विशाल तारा है,
तो इसका जो रेडियस होगा ना वो इस सूरज से, जैसे मैं रेफरेंस लेता हूं यहां पर सन की त्रिज्या, सन की त्रिज्या, इसका रेडियस इससे कितना होगा, 10 से 20 गुना होगा। कितना होगा, 10 से 20 गुना होगा इससे सूरज का। और ये जो दूसरा हमारा जो क्या है सुपर जाइंट है, इसका होगा 50 से लगभग 200 गुना। कहीं पर आपको ये 250 भी मिल सकता है। यानी सूरज की त्रिज्या है जो इसकी रेडियस है ये वाली, इससे जब किसी तारे की त्रिज्या 10 से 20 या 22 गुना बड़ी होगी उसे हम विशाल तारे के नाम से जानते हैं। और जब इसकी त्रिज्या 50 से 200 या 250 गुना बड़ी होगी तो उसे हम अति विशाल तारा के नाम से जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि बाद में थोड़ा हमें स्पेस चाहिए यहाँ पर रखने के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो जाइंट स्टार है उसकी, और यहाँ पर जो है दूसरा जो सुपर जाइंट स्टार है इसके मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसे हम बोलते हैं, एग्जाम्पल है जैसे कि बैटल गीज, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एंटारिस, ये सुपर जाइंट स्टार के एग्जाम्पल है अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले। और दूसरा जो जाइंट स्टार है उसकी एग्जाम्पल है अल्डबरान। क्या है, अल्डबरान। दूसरा इसका एग्जाम्पल है साइरस, और तीसरा इसका एग्जाम्पल है बीटा सेंचुरी। क्या है, बीटा सेंचुरी। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये इसके एग्जाम्पल है इन दोनों के। साइरस आपको पता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार है। और ये कौन से टाइप में आता है, तो ये जाइंट्स विशाल तारा के अंदर ये आता है, जिसकी त्रिज्या सूरज से 10 से 20 गुना बड़ी होती है। तो यहाँ तक आपको मैंने चीज़ें समझा दी हैं। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछते हैं कि 2 तारे हैं, उन तारे के बीच में हम दूरी कैसे पता करते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये एक तारा ये है ए और एक तारा बी ये है, अगर दोनों के बीच में आपको दूरी पता करनी है तो आप दूरी कैसे पता करेंगे और उस विधि का नाम क्या है। चलिए आपको यहीं पर समझाता हूं मैं साइड में। जैसे कि ये तारा ए है और ये तारा बी है, हमें इनके बीच में दूरी पता करनी है। तो हम एक रेफरेंस पॉइंट हमने लेंगे हमारे अर्थ पर, जहां से हम दूरी माप रहे हैं वहां पर लेंगे, ये हमारी अर्थ है, यहां से हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे, और इस एंगल के आधार पर इसकी हम दूरी पता करेंगे। इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, हम कौन सी विधि से पता करते हैं, इस विधि का नाम क्या है, तो उस विधि का नाम है पैरेलेक्स। क्या नाम है, पैरेलेक्स विधि। यह आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा कि 2 तारों के बीच में अगर हमें दूरी पता करनी हो तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसका नाम है पैरेलेक्स विधि, जिसमें हम 2 तारों के बीच में एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसके बीच में एंगल का मापन कर हम उनके बीच में दूरी पता करते हैं। तो जितनी चीज़ें आपको मैंने करवाई है अभी उसको थोड़े से आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, तारे के जो प्रकार होते हैं वो तारों के रंग के आधार पर और आकार के आधार पर, रंग के आधार पर वो होते हैं, डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पर, लाल तारा, पीला, सफ़ेद तारा और नीला तारा। आकार के आधार पर होते हैं जाइंट स्टार और सुपर जाइंट स्टार। ये चीज़ आपको मैं समझा चुका हूँ, ये इनके एग्जाम्पल है। और दूरी पता करते हैं पैरेलेक्स विधि की द्वारा। तो ये आपका आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि तारों का जो निर्माण है वो कैसे होता है। अब देखिए, तारों का निर्माण एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है, तो आज मैं आपको एक छोटी सी इसकी एक कहानी बताऊंगा और उसके बाद इसको डिटेल में और अच्छे तरीके से हम अगली क्लास में करेंगे। मेरा मकसद ये है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे छूट जाए। आपको मैं सारे के सारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैं इसी क्लास के अंदर आपको मैं
करवा दूंगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं तारे निर्माण की प्रोसेस। क्या था कि आज से आपने मैंने क्लास करवाई थी बिग बैंग, याद हो तो, बिग बैंग। एक बिग बैंग थ्योरी थी जो किसने दी थी? जॉर्ज एम लेमेंटेड ने दी थी, जो बेल्जियम का एक पादरी था। उसने क्या बोला कि स्टार्टिंग में एक एकाकी परमाणु था। क्या था? एक एकाकी परमाणु था। मतलब आज के समय में हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड है वो किसी समय में इस एक पॉइंट के अंदर समाया हुआ था। पर आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? इसके अंदर एक विस्फोट होता है, एक विस्फोट होता है जिसे हम जानते हैं बिग बैंग के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और इस विस्फोट के बाद इससे क्या निकलती है? इससे ऊर्जा निकलती है, प्लस में इस ब्रह्मांड में किसी पहले पदार्थ का निर्माण होता है। कोई भी पदार्थ किस किस से मिलकर बना होता है हमें पता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये बना होता है। और पहला पदार्थ कौन बना था? हम सभी को पता है कौन बना था? हाइड्रोजन बना था। तो जब ये विस्फोट हुआ तो इसे ऊर्जा और पदार्थ निकले। तो ये जो पदार्थ निकले वो ऐसे नहीं कि सारे एक ही जगह गिर गए, ये अलग अलग मात्रा में अलग अलग जगह गिरे। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या था कि कुछ जैसे यहाँ पर गिर गए, कुछ यहाँ पर गिर गए और कुछ यहाँ पर इतने सारे गिर गए। यानी पदार्थ की जो मात्रा थी वो एक समान नहीं थी, अलग अलग थी। यानी कि पदार्थों का असमान वितरण था। असमान वितरण, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्या होगा कि जो पदार्थ जितने एक दूसरे से दूर होंगे, जितने ज़्यादा फैले होंगे, तो उनके बीच में जो डेंसिटी घनत्व होगा वो उतना ही कम होगा। जो जितने पास पास होंगे बिल्कुल, तो उनके बीच में डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी इससे क्या हुआ कि घनत्व में भिन्नता आ गई, यानी कि अलग अलग। अगर घनत्व में भिन्नता आएगी तो उसका परिणाम क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल है उनके आपस में, उनमें भी भिन्नता, उनमें भी अलग अलग उनकी क्वांटिटी आएगी। गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता, यानी वो समान नहीं थे, अलग अलग थे। अब देखिए क्या होगा कि जो भी बड़ा होगा ना, जो स्ट्रक्चर बड़ा है, एक बड़ी वस्तु है, वो छोटी वस्तु को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी इसकी ग्रेविटी, इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा इससे। किससे? इससे इसका ज़्यादा होगा और इसका इससे भी ज़्यादा होगा। तो बड़ी चीज़ें छोटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। यानी धीरे धीरे क्या होगा, एक दूसरे से पास आते गए और बाद में जाकर ये धूल और गैस के ये बादल बन जाते हैं। धूल प्लस गैस के बादल बन जाते हैं, जिसे हम ऊपर लेकर चलते हैं स्ट्रक्चर को। जैसे कि ऐसे ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसमें धूल भी है और गैस भी है, जिसे हम जानते हैं नेबुला के नाम से। किस नाम से जानते हैं? नेबुला के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये इसके अंदर जैसे कि अलग अलग बादल बन जाएंगे, जैसे ये अलग अलग छोटे छोटे बादल बन गए, तो जितने छोटे बादल होंगे ना उनकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो क्या होगा, उनके अंदर जो, मान के चलो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इसके अंदर जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये 5-6 इलेक्ट्रॉन है, स्पेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये आराम से इधर उधर घूम लेंगे, ये आपस में टकराएंगे नहीं। लेकिन जब यहीं स्पेस छोटा होगा, यहीं 5 होंगे या जिससे ज़्यादा होंगे, तो जब इधर उधर घूमेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब ये आपस में टकराएंगे तो इससे एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे ये नेबुला बना, तो आज भी ये नेबुला का विस्तार हो रहा है, ये नेबुला फैल रहा है। तो यहाँ पर जाकर क्या होगा कि हमने पता कि सबसे पहले हाइड्रोजन बना था ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिलकर
एक हीलियम का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? हीलियम का निर्माण करेंगे, और जब हीलियम बनेगा तो उससे ऊर्जा रिलीज होगी। क्या होगी? ऊर्जा रिलीज होगी। हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पर एक दूसरे से टकराएंगे तो पास पास आएंगे, जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो इससे ऊर्जा निकलेगी, प्लस में इससे हीलियम भी ये बन गया। अब इसी ऊर्जा का यूज कर फिर से हाइड्रोजन आपस में मिलकर फिर से हीलियम का निर्माण करेंगे। यानी पहले ऊर्जा तो थी शुरू में, लेकिन तब क्या था? सिर्फ हाइड्रोजन था, लेकिन अब हाइड्रोजन से हीलियम बन चुका है। तो इसके बाद क्या हुआ कि पहले प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ पर जाकर प्रकाश, एक्चुअल में प्रकाश हमारे ब्रह्मांड में नज़र आता है। और वो एज थी आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले, 5 से 6 अरब वर्ष पहले। अगर आपसे पूछे तारों का जन्म कब हुआ था, तारों का जन्म कब हुआ था, तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का जन्म हुआ था। तो यानी यहाँ के बाद तारों का निर्माण होता है। क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। अब ये तो आपको मैंने समझाया, बिल्कुल शॉर्ट सी स्टोरी, ये बच्चों वाली स्टोरी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं, जैसे कि बिग बैंग की घटना कब हुई थी, घटना ये थ्योरी किसने दी थी, पदार्थ सबसे पहले बना था उसका नाम क्या था, फिर बाद में जाकर नेबुला बना, नेबुला के बाद में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की घटना घटती है और उससे ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा का यूज़ कर फिर से हाइड्रोजन आपस में नाभिकीय संलयन करते हैं और उससे और एनर्जी निकलती रहती है। यही कारण है कि तारों का खुद का प्रकाश होता है, खुद की ऊर्जा होती है। तारे आपस में संलयन चलता रहता है और ये ऊर्जा निकालते, प्रकाश निकालते रहते हैं। तो ये प्रकाश या तारों का जन्म हुआ था आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले, यानी कि 13.7 अरब वर्ष, और उसके बाद ये 5 से 6 अरब वर्ष पहले। इनके बीच का जो एज था ना, उस समय प्रकाश नहीं था, तो उसे हम जानते हैं डार्क एज के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पहले रह गई थी क्लास में, अभी मुझे याद आया कि एक्चुअल में जो तारा है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये पूरा का पूरा तारा है, इसमें जो 70% होता है एक इसमें 28% होता है कुछ, एक इसमें 1.5% होता है, एक इसमें 0.5% होता है। तो 70% किसी तारे में जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। 28% इसमें होता है हीलियम, 1.5% इसमें होती है कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन। क्या होती है? नियोन। 0.5% इसमें होता है कार्बन, लोहा, प्लस में अन्य तत्व। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है तारे का। तो इस पूरी जो निर्माण प्रक्रिया है उसको हम और ही डिटेल में करेंगे, अच्छे से और करेंगे अगली क्लास में। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।